एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। आज है हमारी क्लास 26 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक को। लास्ट क्लास में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में बात करी थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की। जो बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि बच्चों आज ही हमारी क्लास 26 है। उससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बच्चों हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हैं और फ्री में जितनी भी चीजें मिल रही हैं उनके साथ हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में और फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आज हम जिस थ्योरी के बारे में बात करेंगे, अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड, थ्योरी में बात करने से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगी। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना आना, सिचुएशन चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट होना या फिर कुछ भी सोचना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, हर एक चीज इंटेलिजेंस के अंदर आती है। इसके बाद हमने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। कल हमने 1 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, साथ में मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी हमने, और इसके साथ ही हमने ग्रुप थ्योरी के बारे में भी पढ़ा था। तो हमने अभी फिलहाल अपनी 4 थ्योरीज के बारे में कवर कर लिया है और आज के सेशन में हम और 3 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जिसमें से एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको उस थ्योरी पे से देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास आपकी। चाहे आप सीटेट लेवल, कोई भी स्टेट टेट की बात कर लीजिए या फिर आप किसी भी पीआरटी एग्जाम को अगर देंगे, तो सबके लिए आपके लिए क्लास आज बहुत जरूरी है। तो आज हम जिस पहली थ्योरी के बारे में बात करेंगे बच्चों, वो है सैंपलिंग थ्योरी, यानी कि थॉमसन के द्वारा दी गई थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। और सैंपलिंग को बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श थ्योरी, प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बात करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। तो इसके प्रतिपादक यानी कि इस थ्योरी को किसने दिया है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो बच्चों थॉमसन ने इसको दिया था। आपको हर थ्योरी का नाम प्लस उसको किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, उसके प्रतिपादक का नाम आपको पता ही होना चाहिए। मैं हर बार आपको बोलती हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। अपनी एक लिस्ट बनाते जाना, जितनी भी थ्योरीज में पढ़ाती हूँ एक सेपरेट पेज बना लो। जिस दिन मैंने जो थ्योरी बताई, थ्योरी का नाम, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम और उससे रिलेटेड एक हल्का सा हिंट लिख लो, तो आपको ताकि आपको याद आ जाए कि वहां पे किस थ्योरी की बात हो रही है, क्योंकि एंड टाइम पे इनको रिवीजन करना सबसे बड़ा टास्क होता है। जैसे ही मेरी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट पूरा होएगा, मेरी तरफ से भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन आपको हर चीज के लिए जो है खुद तैयार रहना है, यानी कि खुद से अपनी लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दो। तो चलो बात करते हैं सैंपलिंग थ्योरी के बारे में। अब सैंपलिंग से क्या समझ आता है? सैंपल लेना, यानी कि छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हर किसी में से कुछ चीजें ले लेना। ये तो नॉर्मल सैंपल का मतलब हुआ, जैसे कि सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं, आप सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझेंगे कि क्या है सैंपलिंग थ्योरी। अब जो बच्चों इसके जनक थे थ्योरी के, उन्होंने बोला कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर किसी भी काम को करने के लिए हर एक पर्सन के पास बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक आपके सामने नंबरिंग की हुई है। एग्जाम्पल से समझिएगा बड़े ध्यान से। तो यहाँ पर ये सारी क्या है, एबिलिटीज है, यानी कि क्षमताएं हैं किसी भी एक बच्चे की किसी काम को करने की। ठीक है, कोई काम करने के लिए आपके पास 1 नंबर की एबिलिटी है, किसी और काम को करने के लिए 2 नंबर की एबिलिटी है, मतलब कि अलग अलग सेट बने हुए हैं किसी भी काम को करने के लिए। अब सपोज करिए कि आपने किसी बच्चे को जो है एक टास्क दे दिया कि जैसे आप मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करके लाइए, तो वो बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर उसके लिए एक टास्क मिल गया कि आपको मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा? उसके पास जितनी भी एबिलिटीज है उसमें से वो सिमिलर एबिलिटीज, यानी कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी जो पूरी एबिलिटीज का ग्रुप है उसमें से
कुछ एबिलिटीज का इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे 2 नंबर की एबिलिटी चाहिए और 5 नंबर की एबिलिटी चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 और 5 दोनों का इस्तेमाल करके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने सैंपल ले लिया, सैंपल लेके फिर उसने जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और जब बच्चा किसी भी नए चीज को, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी पुरानी एबिलिटीज को मिक्स करके इस्तेमाल करता है, तो एक नई एबिलिटी उसके पास बन जाती है, एक नया सेट उसके पास बन जाता है। कंफ्यूजन नहीं रखना, थ्योरीज में बहुत कंफ्यूजन होती है। देखो सिंपल सा मतलब है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नॉलेज है, उसमें से आपने सैंपल उठा लिए। आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने सैंपल उठा के एक वहां पे जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक और बेहतर अगर मैं आपका एग्जांपल दूं जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब मेरे को जो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कैसे करूँ, तो मैंने क्या करा, हर एक चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन उठा लिया। तो क्या करा मैंने, हर जगह से एक दो सैंपल उठा लिया हर टॉपिक का, और फिर मैंने उसे क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने हर जगह से थोड़ा थोड़ा चीजें ली और अपनी एक नई क्वेश्चन पेपर बना दिया, अपना एक नया एबिलिटी बना दिया मैंने। तो यही बात करी गई है सैम्पलिंग में। अब जैसे कि बच्चों को आपने कोई और टास्क दिया, सपोज आपने उसे बोला कि आपको जो है एक कैनवास बनाना है, यानी कि एक पेंटिंग बनानी है। अब पेंटिंग बनाने के लिए उसे 8 नंबर की एबिलिटी और 10 नंबर की एबिलिटी का इस्तेमाल करना था। तो उसने क्या करा, दोनों एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसने पेंटिंग बना दी। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबरिंग है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दी है कि देखो इतनी तरीके की कई प्रकार की एबिलिटीज एक पर्सन के अंदर होती है। ये मत सोचना कि मैम 1 नंबर वाली कौन सी थी, 2 नंबर वाली कौन सी थी, ये बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी क्लियर है यहाँ से कि छोटा छोटा सैंपल ले लेना और नई थ्योरी बना, अपना कोई नया एक एबिलिटी बना देना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट थ्योरी पे। चलिए अब हम पढ़ेंगे कैटल और हॉर्न की थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया, कैटल और जो हॉर्न थे, इन्होंने आपस में मिलके 2 तरीके की इंटेलिजेंस बताई कि बच्चे की जो बुद्धि होती है वो 2 प्रकार से काम करती है। मेन तो इसके जनक है कैटल, लेकिन उसके साथ उनके दोस्त हॉर्न ने भी उनका साथ दिया था इस थ्योरी को बनाने में। तो अब हम बात करेंगे कि इन्होंने कौन सी 2 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो एक सेकेंड, यस, इन्होंने बच्चों 2 प्रकार की यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात करी कि 2 भाग में डिवाइडेड है। पहली होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यानी कि ठोस बुद्धि, और एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी कि तरल बुद्धि। अब सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी कि तरल बुद्धि क्या है। अब बच्चे जो कैटल और हॉर्न थे, उन्होंने बोला कि बच्चे के अंदर जन्म से ही कुछ प्रकार की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि होती है, जो उसके साथ उम्र भर तक रहती है। और ये जो जन्म से बुद्धि होती है, इसका एजुकेशन और कल्चर से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, पॉइंट वाइज समझते रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले क्या बोला गया कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये हेरिडिटरी होती है, यानी कि ये जन्म से ही एक पर्सन के अंदर होती है। दूसरा कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उससे रिलेटेड होती है ये। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि इस इंटेलिजेंस पे लैंग्वेज का आप कह लीजिए, कल्चर का कह लीजिए, या फिर एजुकेशन का, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इंटेलिजेंस जिस पर्सन के अंदर है, उसको आप एजुकेशन के थ्रू या फिर कल्चर या फिर कोई भी नॉलेज के थ्रू बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एडोलेसेंस तक ये अपने आप, यानी किशोरावस्था तक ये अपने आप बढ़ती रहती है। लेकिन एक टाइम पर क्या होता है, ये धीरे धीरे ओल्ड एज तक कम हो जाती है, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपको फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में क्या पता चला कि ये जन्म से होती है,
और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे रिलेट होती है। आप पढ़ाई के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू इसको और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप ही जीन्स की, क्रोमोसोम्स की वजह से ही बढ़ती है, यानी बायोलॉजिकली, जैविक तरीके से ये बढ़ती है। और ये एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था तक बढ़ती है, और ओल्ड एज यानी बुढ़ापे तक आने तक ये धीरे धीरे कम हो जाती है। अब आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जब आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, वहां पर आप तरल बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में। ये यहाँ से बिल्कुल ही अपोजिट है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या थी? हेरिडिटरी थी। ये हेरिडिटरी नहीं होती है, ये टाइम के साथ जो है एक पर्सन के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। प्लस इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये जन्म से हमारे अंदर नहीं होती है। तीसरा कि इसको आप एजुकेशन के थ्रू एंड कल्चर के थ्रू इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कि यहाँ पर क्या था कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस थी वो एडोलेसेंस यानी सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था तक चलती थी। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की, तो ये बच्चों ओल्ड एज तक चलती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जब तक हम जीते हैं, जब तक ये डेवलप होती है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की होती है, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, जहाँ पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, वहाँ पर हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर है, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बिल्कुल क्लियर है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि आपको किस तरीके से इसको इजीली याद रख सकते हैं। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड क्या है? एक तरीके से लिक्विड है। लिक्विड हमारी बॉडी में क्या होता है? खून होता है, वो भी फ्लूइड है, नहीं लिक्विड है। वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बह रहा है ना, बाद में तो हमारे अंदर नहीं आता, यानी कि जो हेरिडिटरी हमारे अंदर है वो हो गया फ्लूइड। और यहाँ पर है क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल यानी कि आप एक तरीके से कह लीजिए डायमंड। अब डायमंड क्या है? ये धीरे धीरे तराशा जाता है और फिर ये बहुत बेहतर बन जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या है? ये इंटेलिजेंस धीरे 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 डेवलप करती है और एक टाइम पे एंड में जाके ये फुली डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे क्लियर है आपको चीजें? दोनों इंटेलिजेंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। और जितने भी इसके ये पॉइंट्स बताए, आपको ये डिफरेंशिएशन याद रखना है, क्योंकि इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए दूसरी थ्योरी, ये हमारी कैटल और हॉर्न की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो यहीं तक है। अब बात करते हैं आज की अगली थ्योरी के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जितनी भी थ्योरीज है उसमें ये सबसे बड़ी थ्योरी है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, यानी कि गार्डनर के द्वारा दिया गया बहु बुद्धि सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक यानी कि इस थ्योरी को किसने दिया है? इसको दिया है बच्चों गार्डनर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको दिया था गार्डनर ने। अब गार्डनर का क्या कहना था कि जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो कई प्रकार की इंटेलिजेंस से यानी कि कई प्रकार की बुद्धि से मिलके बनी होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमारे पास होती है। और हर एक इंटेलिजेंस जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होती है। किसी इंटेलिजेंस का फर्क दूसरी इंटेलिजेंस पर नहीं पड़ता है। और जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो हम इन्हीं दी गई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम किसी एक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें या फिर हम किसी 2-3 इंटेलिजेंस का मिला के इस्तेमाल करें। बेसिक इनका ये कहना था कि हमारी जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस से मिलके बनी हुई है, हर एक इंडिपेंडेंट है। और इन्होंने बच्चों एक और मेन बात कही थी कि सपोज मान लो ये पूरा आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका पूरा माइंड है, हर एक माइंड में एक प्रकार की इंटेलिजेंस है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर इंटरपर्सनल है, यहाँ पर इंट्रापर्सनल है, यहाँ पर काइनेस्थेटिक है, यहाँ पर म्यूजिकल है।
तो आपके जिस भी हिस्से पे चोट लगेगी और उस जगह आपकी जो इंटेलिजेंस होगी सिर्फ उसी पर फर्क पड़ेगा। जैसे सपोज यहाँ पर चोट लगी, यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस थी, तो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वो डैमेज होगी, बाकी सारे इंटेलिजेंस पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इनकी थ्योरी का कि आपके जिस पार्ट पे आपको चोट लगेगी सिर्फ और सिर्फ वही की इंटेलिजेंस डैमेज होती है, बाकी सारी आपकी इंटेलिजेंस सेफ होती है, क्योंकि इनके हिसाब से सारी जो है इंडिपेंडेंट है, एक इंटेलिजेंस का दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चों इन्होंने 7 प्रकार की इंटेलिजेंस दी थी। कौन सी दी थी? अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, फिर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। एक दी उन्होंने बच्चों इंटरपर्सनल, एक दी उन्होंने इंट्रापर्सनल, एक दी उन्होंने काइनेस्टिक, फिर दी इन्होंने म्यूजिकल, देन दी इन्होंने लॉजिकल, देन दी इन्होंने वर्बल और एक दी इन्होंने विजुअल। लेकिन जब 1998 में दोबारा से इसको रिवाइज करा गया तो इसके अंदर एक और थ्योरी जोड़ी गई जिसको बोला गया नेचुरलिस्ट, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद दोबारा से 2000 में दोबारा से इसको रिवाइज किया गया और इसके अंदर एक और थ्योरी जोड़ी गई जिसको बोला गया एग्जिस्टेंशियल। तो आज हम बेसिक इन 9 प्रकार की इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप याद रखना, कई बार आपको कई जगह सिर्फ और सिर्फ इन 8 इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, कई जगह से ये 9वीं इंटेलिजेंस जो है वो स्किप हो जाती है। तो हम आपको पूरी टोटल 9 इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ और सिर्फ 7 इंटेलिजेंस दी गई थी, देन 1998 में नेचुरलिस्ट को जोड़ा गया, देन 2000 यानी 2000 ईयर में एग्जिस्टेंशियल नाम के इंटेलिजेंस को जोड़ा गया। अब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कि कौन सी इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात करी और हर एक इंटेलिजेंस के अंदर क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जिस इंटेलिजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अंत वैयक्तिक बुद्धि। अब इंटरपर्सनल का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखिए, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इंटर। अब क्या होता है, स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, इंटर क्लास कंपटीशन होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, 2 स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है या फिर 2 क्लासेस के बीच में कंपटीशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 साइड होती हैं, 2 लोगों के बीच में कंपटीशन होते हैं। तो इंटरपर्सनल भी उससे रिलेट करता है, जहां पर आप किसी और पर्सन के साथ जो है बातचीत करते हैं, किसी और पर्सन को समझते हैं और उस टाइम आप जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती है इंटरपर्सनल, यानी कि अंतवैयक्तिक बुद्धि। सबके एग्जाम्पल्स मैं आपको एक साथ बताऊंगी। अभी फिलहाल आपसे समझिए कि कौन सी इंटेलिजेंस के अंदर क्या आता है। तो जहां पर आप दूसरे पर्सन को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो वो आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अभी हमने इंटरपर्सनल की बात कर ली, यानी जहां पर हम किसी और की बातों को समझते हैं। यहां पर बात करेंगे इंट्रा की, या इंट्रा का मतलब होता है बच्चों सेल्फ, जहां पर हम अपनी खुद की बातों को समझे, अपने खुद का इवैल्यूएशन करें, अपनी जैसे आंख बंद करके कई बार हम मेडिटेशन करते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये काम क्यों किया या गलत किया या फिर मैं किस और तरीके से इसे बेहतर कर सकती थी। तो वो बच्चों उस टाइम हम कौन सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? उस टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंट्रापर्सनल, यानी कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि का। यहाँ पे क्लियर है? इंटर मतलब किसी और की बातों को समझना, इंट्रा का मतलब होता है अपनी बातों को समझना, स्वयं की बातों को समझना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर काइनेस्टिक या फिर बॉडीली इंटेलिजेंस। तो इसको बच्चों हिंदी में बोला जाता है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। इंटेलिजेंस आप अपने आप लगा लेना, ठीक है।
तो यहाँ पर बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति संवेदी का मतलब क्या है, जहां पर आप कोई ऐसे काम करते हैं जहां पर आपकी मोटर एबिलिटीज यानी कि आपकी मसल्स का यूज हो, आपके हाथों और पैरों का यूज हो, तो वो आती है बच्चों काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति संवेदी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। जहां पर भी आप अपनी मसल्स का, जैसे कि आप भाग रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई सामान लिफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हर जगह आपके मसल्स का यूज हो रहा है, आपकी बॉडी, आपके शारीरिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी इंटेलिजेंस आती है बॉडीली इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और म्यूजिकल इंटेलिजेंस को बोलते हैं संगीतात्मक बुद्धि। अब देखो वर्ड से ही क्लियर है यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंस की बात हो रही है। बहुत इजी हो रही है, बस बढ़ा चढ़ा के इसको ज्यादा मुश्किल कर दिया जाता है। म्यूजिकल यानी कि जहां पर भी आपको संगीत से रिलेटेड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना हो, जहां पर आप गा रहे हैं, किसी गाने को लिख रहे हैं, किसी गाने को गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल जहां पर म्यूजिक की बात आए वहां पर आएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस का नाम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल बुद्धि। इसको बच्चों हिंदी में बोला जाता है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो, पहला है लॉजिकल यानी कि तार्किक, और दूसरा है मैथमेटिकल यानी कि गणितीय। तो जहां पर आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जहां पर आपको रीजनिंग करनी है, जैसे रीजनिंग में क्या करना होता है, लॉजिक लगाने होते हैं। आप स्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां पर आपको मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना होता है, या फिर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर भी आपको गणित का इस्तेमाल करना होता है। कहीं भी आपको नंबर का यूज करना हो या फिर आपको लॉजिक लगाना हो, तो उस टाइम पे आप लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अगली है यहाँ पे वर्बल एंड लिंग्विस्टिक। इसको बोला जाता है बच्चों भाषागत बुद्धि। अब भाषागत बुद्धि क्या होता है, देखिए सिंपल सा, वर्बल यानी कि वर्बल जो आप बोलते हैं, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, यहाँ पर भी आप बोलते हैं। तो जहां पर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी बात को समझाने के लिए प्लस सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों को समझने के लिए आप जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है वर्बल एंड लिंग्विस्टिक यानी कि भाषागत बुद्धि। क्लियर है, बहुत इजी है सारे इंटेलिजेंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद बात करेंगे विजुअल की। इसको बोला जाता है देशिक बुद्धि। अब थोड़ा ना बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इसमें आके कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखना, ज्यादातर आपको इसको स्पेशल इंटेलिजेंस के नाम से इंग्लिश में बोला जाएगा। तो स्पेशल से क्या वर्ड निकल के आया, स्पेस निकल के आया। तो जहां पर भी आप कुछ ऐसा काम करें जहां पर आप स्पेस को देख के कुछ काम कर रहे हैं, स्पेस का आइडिया लगा के। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको कोई पेंटिंग करनी है तो आप खाली शीट पे करेंगे। खाली शीट क्या है, वो एक स्पेस है। आप उसको दिमाग में सोचेंगे किस तरीके से मैं इस स्पेस का यूज करके बहुत बेहतर तरीके से पेंटिंग कर सकूं। या फिर जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक खाली प्लॉट देखते हैं और फिर अपने दिमाग में सोचते हैं, पूरा प्लानिंग करते हैं किस तरीके से मैं इस स्पेस का इस्तेमाल करके एक बहुत बेहतर नक्शा बना सकता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी इंटेलिजेंस आएगी, जहां पर आप स्पेस को देख के जो है दिमाग में यूज करें कि किस तरीके से इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो 8th है बच्चों, वो है नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस। यानी कि इसको क्या बोला जाता है, प्रकृतिवादी बुद्धि। अब यहां से देखिए नेचुरल यानी कि नेचर। तो जहां पर भी आप नेचर से रिलेटेड कोई काम करें, चाहे आप प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप जू में जा रहे हैं, आप एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी जहां पर आप वातावरण नेचर के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस टाइम आप जिस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस। ये तो थी आपकी 8 इंटेलिजेंस, लेकिन जो सबसे रीसेंट 2000 में एग्जिस्टेंशियल नाम की इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है, उसके बारे में समझते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों हिंदी में अस्तित्ववादी।
बुद्धि। अब ये कौन सी इंटेलिजेंस है? जहां पर आप भगवान के बारे में पढ़े, भूत प्रेतों के बारे में पढ़े, मतलब कि जो चीजें शायद एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा एग्जिस्टेंशियल। तो जहां पर आप पढ़ रहे हैं जिन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है शायद, या फिर है, उन चीजों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या आ गए, जैसे कि भगवान है या फिर भूत प्रेत है, उनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो आती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि के अंदर। तो यहाँ पर आपको 9 प्रकार की इंटेलिजेंस, आई होप सो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा और आपको उस टॉपिक को दोबारा से समझाया जाएगा। चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि आप पहले समझ लीजिए कि किसके अंदर किस प्रकार की इंटेलिजेंस आती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके कौन से एग्जाम्पल है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कौन कौन से प्रोफेशन के लोग इस्तेमाल करते हैं, इंट्रापर्सनल जो है कौन से प्रोफेशन के इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए सबके आइकन्स बना दिए, सिंबल मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कौन से प्रोफेशन के लोग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये बात हो रही है बॉडीली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर कोई इंसान अपनी मसल्स का इस्तेमाल करे, तो मसल का इस्तेमाल कौन करते हैं, जैसे कि कोई रनर है या फिर कोई क्रिकेटर है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंटरपर्सनल, यानी कि जब आप दूसरों की बातों को समझते हैं, तो इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कौन करते हैं, जो बच्चों साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो दूसरों की बातों का, यानी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो यही काम करते हैं। या फिर आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या करता है, आपकी बातों को समझता है, तो वो भी किस में आएगा, इंटरपर्सनल में आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये लॉजिकल मैथमेटिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों जो भी नोबेल प्राइज विनर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे इन्वेंशन करते हैं, उसके बाद ही उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, आपके जो भी टीचर होते हैं, मैथ्स के टीचर बोल लो, किसी भी चीज के टीचर बोल लो, वो भी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। मैं आपको सारे नाम नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो कौन सी प्रकार की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता होगा। यहाँ पर है ये नेचुरलिस्ट। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों जूलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो जानवरों पे अध्ययन करते हैं, जो बोटैनिस्ट होते हैं, जो प्लांट्स पे अध्ययन करते हैं, वो सारे आएंगे इसके अंदर। यहाँ पर है बच्चों इंट्रापर्सनल, जो अपने मन की बात पे जो है मेडिटेट करके खुद के अंदर क्या चीज़ है वो जाने। तो जितने भी हमारे सेंट्स होते हैं, यानी कि साधु होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। जो फिलोसफर्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो इजी है, वो जितने भी सिंगर्स होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर विजुअल या फिर स्पेशियल। तो यहाँ पर जो भी आर्किटेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो आएगा क्योंकि वो स्पेस का यूज करते हैं। जो पेंटर्स हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर बात हो रही है वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी आपने देखा होगा न्यूज एंकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। जो रेडियोस पे आरजे होते हैं, टीचर भी इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जब टीचर आपसे कम्युनिकेट करती है तो उस टाइम पे वो वर्बल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही होती है। इसके बाद आपकी यहाँ पर एक और इंटेलिजेंस बच गई है, जिसको मैंने एग्जिस्टेंशियल के नाम से बोला था, लेकिन उसके अंदर ज्यादातर क्या आएंगे, वहां पर भी वो आएंगे जो पुजारी होते हैं, मतलब मंदिरों में जो पूजा करते हैं, प्रीस्ट होते हैं, तो वो आ जाएंगे उसके अंदर। प्लस जो हमारे जो नॉर्मल तांत्रिक होते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको एग्जाम्पल बता दी। जो तांत्रिक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। तो ये तो आपको एग्जाम्पल बता दिए गए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताइए ये पर्सन, इस प्रोफेशन का जो पर्सन है, वो कौन सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता होगा। तो यहाँ तक ही था बच्चों आज का आपका सेशन। आपको इन 3 थ्योरीज के बारे में क्लियर है, क्योंकि अगर मैं एक ही दम से आपको सारी की सारी थ्योरीज पढ़ा दूंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आज के लिए आपका टास्क यही है कि इन तीनों थ्योरीज को एकदम अच्छे से गो थ्रू कर ले, और अगर एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो उसको दोबारा देखें। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन को एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।
तो आप जो है जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे उतनी बेहतर आपकी रिवीजन होगी, उतना पक्का आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए एज यूजुअल जो हमारा रिचुअल है, हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें मैं चेक करूंगी आपकी नॉलेज के बारे में कि कितनी चीजें आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्विज राउंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि जो लोग एनिमल्स के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में, प्लांट्स और पौधों के बारे में रिसर्च करते हैं, वो कौन सी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं? आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ाया गया ना, तो उसमें से वो कौन सी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं? ए म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बी स्पेशल इंटेलिजेंस, सी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन डी वर्बल इंटेलिजेंस। आंसर करेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। क्या बात है, मैं लास्ट क्लास में भी बोला था नवरात्रों में, त्योहारों में इतने बिजी हो गए हो कि वीडियो देख के आंसर ही नहीं करते हो, या फिर आंसर ही करने बंद हो गए हैं। क्या बात हो गई है, आंसर करा करो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि तार्किक गणितज्ञ जो बुद्धि है वो किससे जुड़ी हुई है? वो कौन सी थ्योरी के अंदर है? ऑप्शन ए वन फैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्वि कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि जो एयर फोर्स के पायलट्स होते हैं वो कौन से प्रकार के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए स्पेशल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी वर्बल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी बॉडीली इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर लॉजिकल यानी कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, आंसर करेंगे। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कि अगर कोई बच्चा या फिर कोई पर्सन सेल्फ अवेयर है यानी अपने बारे में उसे सब कुछ पता है, तो उसके अंदर कौन से प्रकार की इंटेलिजेंस है? ऑप्शन ए उसके अंदर लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। चलिए आज के लिए बस ये 4 क्वेश्चन आपके लिए, आप इनके आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं चेक करूंगी कि कितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर किस बच्चे की नॉलेज में थोड़ा सा गैप रह गया है। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको क्या चीज अच्छी लगी हमारे क्लास में, प्लस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके जो भी ग्रुप में लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं जो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उन्हें हमारा चैनल बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार बढ़ता जाए। और चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।